हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय 2 अर्थात चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 12 वीडियोज पढ़ाया जाएगा। इससे के 11 वीडियोज, इससे पहले के 11 वीडियोज आप लोग को पढ़ाए जा चुके हैं। तो इस पार्ट 12 वीडियोज में आज आप लोग को रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्लियर किया जाएगा। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है। तो स्मॉल आर होता है। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में क्या संबंध था, उस संबंध को ज्ञात करना है और कैसे वह संबंध आया उसको भी देखना है हम लोग को। तो कौन सा दर्पण है आप लोग का, यह उत्तल दर्पण है। तो एक उत्तल दर्पण बनाएंगे बिना सोचे समझे। तो यह एक आपका उत्तल दर्पण हो गया, जिसके अंदर की ओर क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। इसके अंदर की ओर कलई कर दिया जाएगा। और यह एक मुख्य अक्ष है, यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। और यह आपका ध्रुव हो गया। और यहाँ हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे पोल बोला जाता है, ध्रुव को। और यहाँ क्या होता है, मुख्य फोकस। तो सबसे पहले करेंगे क्या इसमें। तो इसमें मुख्य अक्ष के, यह जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर एक किरण आपतित कराएंगे। यह किरण क्या हो रहा है, यह प्रकाश किरण इस उत्तल दर्पण पर आपतित हो रहा है, और वो भी मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो यह मुख्य फोकस से परावर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। इसका लिए यहीं से परावर्तित तो हो जाएगा, लेकिन वह पीछे की ओर यदि हम लोग समझें, यह मुख्य फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा। यह प्रकाश किरण कहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा, मुख्य फोकस से। और उसके बाद हमको एक अभिलंब भी चाहिए, क्योंकि यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। तो यदि अभिलंब भी रहता तो आपतन कोण और परावर्तन कोण मिल जाता है, जो कि बराबर हो जाते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, तो सी से इस वक्रता केंद्र पे दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला दे तो वह अभिलंब होता है। तो हम इसी बिंदु को मिला दे रहे हैं। तो यह क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और इस अभिलंब को इस साइड में आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इस अभिलंब को इस साइड में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो अब यह सोचिए कि यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, और इसका नाम भी दे दिया जा रहा है। यहाँ ए हो गया और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, और बाकी यहाँ पॉइंट है, और यहाँ पर लिख देते हैं पी, और यहाँ लिख देते हैं क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तब यहाँ सोचिए कि यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो आपतन कोण बनता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है टकरा के वापस जा रहा है, यह परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और यह अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो यह परावर्तन कोण बनता है, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह दोनों सदैव बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम से। तो हम लोग देखिए आर और एफ में कैसे संबंध ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इसको कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा कीजिए कि इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा दीजिए। तो कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर होगा इस वाले के, तो इसका नाम पड़ेगा पी बी क्यू। जिस कोण को दिखाना होता है उसको बीच में हमेशा लिखा जाता है। हम बी वाले को ही दिखा रहे हैं, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ भी बी को बीच में लिखेंगे। तो कोण पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू, और दोनों क्यू बराबर है तो लिख देंगे ब्रैकेट में आई बराबर आर से। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए यह दोनों कोण क्या होगा, आपका बराबर होगा, यह कोण बराबर होगा। अब उसके बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सोचिए थोड़ा सा, यहाँ वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण,
ठीक आमने सामने हैं तो इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा सा इसको साइड में समझा देते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यह जो आमने सामने कोण बनता है इसी को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब शीर्ष के आमने सामने बनने वाला कोण। यह दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो ऐसा करने पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह देखिए पीसी रेखा और क्यू एफ रेखा एक दूसरे को काट देते हैं। यह वाला कोण और यह वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को लिखते हैं कोण पी बी क्यू, या इसको न लिख के पहले इस साइड के लिख लेते हैं हम, या इसके बराबर रहता है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर इसके है तो इसका नाम पड़ेगा पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू। और यह क्यू बराबर है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण में, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण पे। अब देखिए यह कोण इसके बराबर हो गया और यह कोण इसके बराबर हो गया, और यह मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब उसके बाद देखिएगा समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, या रहने दीजिए थोड़ा सा, अब इसको ऐसे भी देख लीजिए आप लोग, इसको हटाते हैं। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यह वाला कोण और यह वाला कोण, इसे कहते हैं संगत कोण, और यह सदैव बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा काटती है तो यहाँ कोण जो बाहर बन रहा है और जो एक अंदर बन रहा है इन दोनों रेखा के, तो इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यह सदैव बराबर होते हैं, और यही यहाँ पर दिखाना है हमको। यह जो ए बी है और यह जो रेखा आपका दिखाई दे रहा है पीसी रेखा, दोनों समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा ये वाला काट रहा है। यह ए बी हो गया और यह पीसी एक समांतर रेखा दोनों है दोनों, और यह दोनों को यह पीसी काट रहा है। जब यह पीसी काट रहा है तो यहाँ वाला कोण और आपका यहाँ वाला कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि देखिए इस पर यह बाहर की ओर हो जा रहा है, जैसे में यह बाहर की ओर था, और इस वाले पर यह देखिए अंदर की ओर है तो यह देखिए अंदर की ओर है, तो इसका मतलब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नहीं, संगत कोण से। यह वाला कोण आपका संगत कोण से बराबर होगा। तो इस कोण को दिखाते हैं आप, तो कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर होगा इसके, तो इसका नाम पड़ेगा बी सी एफ, कोण बी सी एफ। क्यों बराबर है? तो संगत कोण से, संगत कोण पे। यह इक्वेशन हो गया थर्ड। आपका ये कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, तीसरा हो गया। अब यहाँ सोचिए समीकरण 1, 2 और 3 से क्या पता चल रहा है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से देखा जाए तो यह वाला इसके बराबर तो यह समाप्त हो जाएगा, और यह इसके बराबर तो यह भी समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा आपका यह वाला और यह वाला बचेगा। तो इसलिए यह दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे यह वाला कोण आपके इस कोण के बराबर होता है, यह हट जाएगा, और उसके बाद यह वाला कोण इसके बराबर हो गया तो यह भी हट जाएगा, तो आपका यह इसके बराबर हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो दूसरा टॉपिक से समझाते हैं। यह ए बी पी और पी बी क्यू बराबर है, ए बी पी इसके बराबर है, यह वाला कोण इसके बराबर है, और यहाँ वाला जो कोण था हम इसके बराबर दिखाए थे, तो यह वाला कोण इसके बराबर है, और यहाँ वाला कोण को हम इसके बराबर दिखाए थे, और यह दोनों आपस में बराबर थे, इसका मतलब यह दोनों भी आपस में बराबर होगा। मतलब कि यह दोनों कोण आपस में बराबर था, और यह वाला इसके बराबर अभी जैसे दिखाया गया यहाँ पर, और इसको हम इसके बराबर दिखाए हैं, तो इसके लिए यह दोनों जब आपस में बराबर हैं तो यह दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और यदि वहां पे नहीं क्लियर हो तो यहाँ से क्लियर कीजिए, यह दोनों बराबर हैं तो यह दोनों समाप्त हो जाएंगे, और यह दोनों बराबर है, यह दोनों भी समाप्त हो जाएंगे, यह बचा और यह बचा, तो इसके लिए यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो किससे पता चला? समीकरण 1, 2 और 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या पता चल रहा है? तो कोण एफ बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ के, बी सी एफ के, मतलब कि एफ बी सी ये वाला कोण और बी सी एफ मतलब ये वाला कोण, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए तो इसी को दिखाते हैं आगे क्यों। तो अब एक त्रिभुज हम लेंगे,
त्रिभुज त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में इफ पूछेगा त्रिभुज BCF में, या इसको अब यहां पर लिखते हैं त्रिभुज BCF में। तो त्रिभुज BCF में कौन कौन सा कोण अभी बराबर दिखाए हैं? B वाला C के बराबर है, B वाला C के बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पर कोण B बराबर कोण C। तो किसी त्रिभुज में आप लोग बताया गया, तो किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। यदि यह दोनों कोण आपस में बराबर, तो इसके सामने की यह भुजा और इसके सामने की यह भुजा दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका ये दोनों कोण बराबर है किस त्रिभुज में? त्रिभुज BCF में। जब त्रिभुज BCF में यह दोनों कोण बराबर, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर। तो B के सामने की भुजा कौन सी है? CF है, या FC कर सकते हैं। तो FC बराबर कोण Φ के सामने की भुजा, तो कोण Φ के सामने की भुजा कौन सी है? तो BF है। कोण Φ के सामने की भुजा BF। तो ये दोनों भी अब क्या होगा? आपका आपस में बराबर होगा। तो यह तीसरा था, तो इसको मान लेते हैं आपका चौथा इक्वेशन। यह इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब उसके बाद देखिएगा क्या होगा। यह कोण इसके बराबर दिखा, मतलब यह भुजा इसके बराबर दिखा दिया गया। अब इस B बिंदु को हम लोग P पर मान लेते हैं। यदि B बिंदु को P पर मान लिया जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक लंब भी डालना था हम लोग को, और इस लंब का नाम BM है। यदि हम सोचे B को P पर मान लेंगे, तो M कहाँ चला जाएगा? यह भी P पर ही आ जाएगा। तो वही लिखना था हमको, यदि B को P पर मान लिया जाए, यदि B को P पर मान लिया जाए, तो यदि B को P पर मान लिया जाए, तो इस कंडीशन B भी यहीं आ जाएगा और M भी यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब BF और PF और MF तीनों बराबर हो जाएगा। मान लिया जाए तो इस कंडीशन से क्या होगा? BF बराबर PF बराबर MF। ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 5 हो गया। क्लियर हो गया होगा। यदि B को हम लोग P पर मान लें, तो आपका यह BF और PF और MF तीनों बराबर है, क्योंकि यह तीनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा। अब क्या करना है, उस पे मेन फोकस हमको चाहिए, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक दूरी होती है? तो P से लेकर C तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम PC ले लेते हैं, क्योंकि जब तक PC नहीं मिलेगा तब तक R नहीं मिलेगा। अब सोचिए कि हम PC ले लिए, तब PC कहाँ से कहाँ तक दूरी है? तो P से लेकर C तक, यहाँ तक की दूरी है। तो इसमें कौन कौन सी दूरी आ रही है? यदि PF और FC जोड़ दे तो पूरा PC आ जाएगा। P से लेकर F तक और F से लेकर C तक दोनों जोड़ दे तो पूरा PC आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको PC लाने के लिए PF प्लस FC जोड़ना होगा। अब PC के जब PC लिखते हैं, अब PF के जब PF लिखेंगे, अब प्लस FC के जब, तो FC के जब क्या है? BF है। FC के जब BF है। किससे पता चला? तो लिख देंगे FC बराबर BF से। यहाँ पर FC के जब BF कैसे लिखा गया? तो FC बराबर BF दिखाया जा चुका है, इससे लिख दिया गया। अब PC बराबर हो जाएगा PF प्लस, अब BF देखिए, BF के जब क्या लिख देंगे? PF लिख देंगे, PF। अब यह कैसे लिखा गया? तो यहाँ B ब्रैकेट में लिख देंगे, BF बराबर PF से। तब सोचिए PC बराबर क्या, कितना हो जाएगा? PF और PF 2PF हो जाएगा। PF और PF 2PF हो जाएगा। अब PC मतलब P से लेकर C तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से परिभाषित करते हैं, R लिख दिए 2। अब P से लेकर F तक की दूरी, P से लेकर F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यह यहाँ से यहाँ तक दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से परिभाषित करते हैं। एक संबंध तो यह हो गया, R बराबर 2F, मतलब वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, F बराबर 2 यहाँ गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में जाएगा, तो R/2 भी हो जाएगा। F को वहीं रोक देंगे, तो यहाँ 2 गुणा में था, इधर आएगा भागा में, तो R/2 हो जाएगा। इसका मतलब F बराबर R/2। इससे स्पष्ट होता है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो आप लोग उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध था उसको कैसे निकालना है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियोज को
एक या दो बार और देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, और हमारे वीडियोज को हमेशा आसानी से प्राप्त करने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोग के यहाँ पहुँचता रहे, और वीडियोज को आप लोग देखते रहें और समझते रहें। और यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट में कुछ भेजिए, जिससे हम लोग उस कमेंट को पढ़ें और समझें कि हाँ क्या क्या सुधारना है या क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।